Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8 हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग हमारे साथ देख रहे हैं. चैप्टर नंबर भी इत्तेफाक से 8th है. टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वर्किंग टूवर्ड्स अ चेंज. इसके प्रीवियस टॉपिक को जानने के लिए, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानने के लिए प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखना. दोस्तों, हमको एक चीज़ पता है कि अर्ली 19th सेंचुरी से सोशल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस के ऊपर सडन डिबेट्स शुरू हो चुके थे. इंडिया में जो भी प्रथाएं चल रही थी, जो भी कुछ ऐसे सोशल कस्टम्स थे जिसको समाज के किसी एक सेलेक्टेड दायरे में सीमित रखा गया था, लेकिन उन लोगों को उससे थोड़ी सफोकेशन हो रही थी. उन चीज़ों के खिलाफ ओपनली आवाज़ अब उठने लगी थी. इसका चेंज ये था कि कम्युनिकेशन के कुछ नए फॉर्म्स आ गए थे. पहली बार ऐसा हुआ था कि बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, लीफलेट्स, पैम्पलेट्स प्रिंट होने लगे थे, क्योंकि प्रिंट टेक्नोलॉजी आ चुकी थी. सिंस प्रिंट टेक्नोलॉजी हैड कम टू लाइक इंडिया, तो हुआ ये था कि हर जगह नए नए शहरों में men including women, they started debating, writing their thoughts, openly speaking about some socio-political or economic or religious wrongdoings. openly debate होने लग गए थे. और सिंस कम्युनिकेशन के बहुत सारे मोड्स हो गए थे, लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था, तो ये जो भी मसले होते थे, जो भी डिबेट्स होते थे, ये और एक वास्ट नंबर ऑफ मास तक पहुंचने लग गए. नाउ ये जो डिबेट्स थे और ये जो रिफॉर्म्स थे, ये कुछ स्पेसिफिक लोग जो कि समाज में एक इन्फ्लुएंशियल जगह होल्ड करते थे, उन लोगों के थ्रू मासेस तक पहुंचने लगी. नाउ दीज पीपल टुडे वी नो देम एज रिफॉर्मर्स. इन लोगों ने कुछ ग्रुप्स वगैरह इन्वेंट करे थे, कुछ ग्रुप्स फॉर्म करे थे, जिसके अंतर्गत ये लोग इन मलेशियस एक्टिविटीज़ को होने से रोकते थे. एक ऐसा बहुत फेमस नाम है राजा राममोहन रॉय. राजा राममोहन रॉय 1772 से 1833 तक हमारे साथ रहे थे. इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था ब्रह्मो सभा कैलकाटा में. बाद में उसका नाम ब्रह्म समाज रख दिया गया. राजा राममोहन रॉय को रिफॉर्मर इसलिए कहा जाता है और ऐसे लोगों को, क्योंकि ये लोग कुछ ऐसे चेंजेस जो कि सोसाइटी में नेसेसरी होते हैं और कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो अनजस्ट होती है, एक्सेप्टेबल नहीं होती है, उनको जड़ से मिटाने के लिए काफ़ी मेहनत करते थे. नाउ इनको लगता था कि सबसे बेटर वे कि ऐसे चेंजेस सोसाइटी में अगर लेकर आना है तो सबसे बेटर वे होगा पब्लिक को समझाना. Let the people know what exactly are these changes and how do they go ahead and prove wrong. You can see in figure 2 Raja Ram Mohan Roy's portrait painted by Rembrandt Peale. राजा राम मोहन रॉय अपनी नॉलेज को वेस्टर्न सिस्टम के थ्रू, वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू इंडिया में फैलाना चाहते थे और इंडिया में एक फ्रीडम और इक्वालिटी का माहौल बनाना चाहते थे, स्पेसिफिकली फॉर विमेन. क्योंकि इन्होंने ये देखा था कि विमेन को किस तरीके से घर का बर्डन, घर के काम का बर्डन दिया जाता है, उनको घर तक और घर में भी सिर्फ किचन तक सीमित रखा जाता है. दे वर कन्फाइंड टू द डोमेस्टिक वर्क्स एंड द किचन वर्क, दैट्स ऑल, एंड दे वर नेवर अलाउड टू गो आउट और आइदर बिकम एजुकेटेड. कभी ऐसा मौका ही नहीं आता था कि पढ़ाई की बात की जाए, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कुछ ऐसे टर्म्स चलते थे कि एक एजुकेटेड वुमेन बहुत जल्दी विधवा हो जाएगी, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी अगर लड़की ने पढ़ाई करी तो ऐसी कुछ प्रथाएं थी. ये आज की डेट में बहुत एब्सर्ड और फनी साउंड करता है, बट ऐसा हो भी रहा था. राजा राम मोहन रॉय पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो विडोज के ऊपर जो अत्याचार होते थे उनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे. एंड ही वॉज द वन हु फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया स्टार्टेड द कैंपेन टू एबॉलिश सती. सती प्रथा क्या होती है दोस्तों? सती प्रथा ये होती है कि पुराने ज़माने में अगर किसी लेडी के हस्बैंड की इंसिडेंटली डेथ हो जाती थी तो उसे भी उसके हस्बैंड के साथ मृत्युशैया पे लेटना पड़ता था. अक्सर ये होता था कि जिस लेडी की अगर इच्छा नहीं होती थी तो उसे उस मृत्युशैया के साथ बांध दिया जाता था या उसे उस जलती आग में धकेल दिया जाता था. Now, it may sound very horrific,
बट राजा राम मोहन रॉय की अगर हम बात करें तो ही वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत, पर्शियन, मैनी इंडियन लैंग्वेजेस एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, उनको काफ़ी लैंग्वेजेस का नॉलेज था। उन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू ये बताया कि ये जो सती प्रथा है, विधवा का जो को अग्नि में जो धकेला जाता है, ऐसा कोई भी इंसिडेंट या टेक्स्ट किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है। अगर पुराने हिंदू ग्रंथों के हिसाब से सोसाइटी चल रही है तो उनको ही स्टडी कर लो, उसमें से किसी भी ऐसे ग्रंथ में नहीं लिखा गया है कि एक लेडी, एक नारी जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाए, उसे भी उसके हस्बैंड के साथ मरना रहता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया था। अब अर्ली 19th सेंचुरी में हमें ये समझ में आता है कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने भी ये कुछ इंडियन ट्रेडिशंस को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। उनको सिंपली ये दिखता था कि ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस है जो कि हॉरिफिक और हॉरिबल है, तो इन प्रैक्टिसेस को हटाना जरूरी है। और जब एक इंडियन राजा राम मोहन रॉय इस कैंपेन को उठा के लेकर आ रहा है तो ब्रिटिशर्स वर मोर देन विलिंग टू गो अहेड एंड जॉइन हिम इन दिस कैंपेन। ब्रिटिशर्स ने राजा राम मोहन रॉय की बहुत हेल्प करी और उसके कारण 1829 में फाइनली, क्योंकि दे न्यू राजा राम मोहन रॉय वाज एन इन्फ्लुएंशियल, ही बिलोंग टू फैमिली ऑफ जमींदार्स। राजा अगर बात करते तो जमींदारों को कहते हैं, और उनकी समाज में बहुत रिस्पेक्ट भी थी। और अगर राजा राम मोहन रॉय किसी चीज़ को, ही वॉज अ लर्नेड मैन, और अगर किसी चीज़ को एडवोकेट कर रहे हैं, किसी चीज़ की पैरवी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर वुड बी सम बेस ऑन इट। एंड फाइनली 1829 में सती वॉज बैंड इन इंडिया। अब स्ट्रैटेजी जो थी राजा राम मोहन रॉय की, वो बाद में लेटर रिफॉर्मर्स ने भी अडॉप्ट करी। जब भी उनको कोई सी प्रैक्टिस एबॉलिश करना रहती थी या किसी प्रैक्टिस को क्वेश्चन करना रहता था, वो रुख करते थे किसी एंशिएंट सेक्रेट टेक्स्ट के किसी वर्स का, कि किसी वर्स में अगर कहा गया है ऐसा, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, और अगर ऐसी प्रैक्टिस है तो ये किस वर्स में लिखी है, ये पता लगाने में लगते थे और फिर प्रूव करते थे ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। उसके बाद में ये कहते थे कि देखो ये जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखी है, ये अगेंस्ट है ग्रंथ के। तो लोग वहाँ पे थोड़ा बहुत इन बातों को समझते थे। जैसे एक फेस्टिवल था, हुक स्विंगिंग फेस्टिवल, आप फिगर 3 में देखेंगे। दिस वॉज अ फेस्टिवल, अगर हम बात करें तो ये फेस्टिवल बहुत ज़्यादा इंडिया में चलता था। एक रिचुअल वर्शिप थी ये। इसमें एक इंसान की पीठ में, रिब्स में कुछ हुक्स डाल दिए जाते थे एंड देन उसको पोल से घुमाया जाता था। दोस्तों ये जो प्रैक्टिस होती थी, कहते थे इससे आपके पाप धुल जाएंगे, भगवान खुश होंगे। अक्सर रिब्स डिसलोकेट हो जाती थी या फ्रैक्चर हो जाती थी या इन्फेक्शन के कारण इंसान की डेथ भी हो जाती थी। सो फाइनली यूरोपियन ऑफिशियल्स ने ऐसे कुछ जो ट्रेडिशंस थे इंडिया में, इनको क्रिटिसाइज करके बंद करना शुरू करा। सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पहला सोर्स अगर हम देखें तो इसमें वी फर्स्ट टाई देम डाउन टू द पाइल लिखा है। राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारे पैम्पलेट्स पब्लिश करे थे अपने आइडियाज़ को डालने के लिए। कुछ पैम्पलेट्स डायलॉग के वे में, मतलब संवाद के वे में वो प्रिंट करते थे, और जहाँ पर वो किसी चीज़ के पक्ष में और विपक्ष में दोनों चीज़ें लिखते थे। ऐसा ही एक डायलॉग है सती के ऊपर। अब एडवोकेट ऑफ सती ये कहते हैं, जो कि सती प्रथा को कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो कहते हैं विमेन आर बाय नेचर ऑफ इंफीरियर अंडरस्टैंडिंग विदाउट रेजोल्यूशन अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट। महिलाएं जो होती है वो आदतन नासमझ होती है, उनका कोई रेजोल्यूशन नहीं होता है, उनको ये नहीं पता रहता है लाइफ में करना क्या है, और उन पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। वाओ। मेनी ऑफ them on death of their husbands become desirous of accompanying them। बहुत सारी महिलाओं को ये इच्छा होती है कि हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई तो हम भी उनके साथ मर जाएं। But to remove every chance of their trying to escape from the blazing fire in burning them, we first tie them down to the pile। लेकिन आखिरी मिनट पे, आखिरी मोमेंट पे अगर किसी महिला का मन बदल जाए कि नहीं मुझे नहीं मरना है, तो उससे बचने के लिए हम लोग बेटर ये करते हैं कि हम उनको उस मृत्युशैया पे बांध ही देते हैं, ताकि आखिरी में भी अगर उसका मन बदले तो वहाँ से उठ के जा नहीं पाए। नाउ दिस वॉज द एडवोकेसी। राजा राम मोहन रॉय
इसी में एक ओपोनेंट जो सती प्रथा के खिलाफ है उसका डायलॉग बताते हैं। When did you ever afford them a fair opportunity of exhibiting their natural capacity? आपने महिलाओं को कब मौका दिया कि वो अपनी एक नेचुरल कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी किसी चीज़ को करने की क्षमता कभी दिखा भी पाए? You have confined them to their houses, to the kitchens. उसके अलावा आपने उनको कुछ करने नहीं दिया, तो फिर उनकी क्षमता आंकने वाले आप होते कौन हो? How then can you accuse them of want of understanding? Exactly. आप फिर उनकी इच्छाओं के बारे में बात भी क्या कर सकते हो? If after instruction in knowledge and wisdom a person cannot comprehend or retain what has been taught him, we may consider him as deficient. But if you do not educate women, how can you see them as inferior? एक इंसान को आप किसी चीज़ का प्रॉपर ज्ञान करवाओ, उसको पूरी नॉलेज दो, make him understand the stuff. And then when you ask him a few questions about it, और तब अगर वो रिप्लाई नहीं कर पाए तो हम उसको नासमझ कह सकते हैं या कमज़ोर कह सकते हैं। हमने महिलाओं को कभी एजुकेट, हमने किसी चीज़ को समझाने का वक्त ही नहीं निकाला, हमने उनको दुनियादारी एजुकेशन के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, हमने कभी उनको ग्रंथ पढ़ने नहीं दिए, तो फिर हम उनको इन्फीरियर कैसे बोल सकते हैं? एक बार उनको पढ़ने देते हैं, उनकी काबिलियत देखते हैं, एंड देन हम उनको उठाते हैं। अब पढ़ने से याद आया, एक और फेमस रिफॉर्मर थे जिनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट का ही सपोर्ट लेके एक बात प्रोपोगेट करी थी, एडवोकेट करी थी कि विडोज कुड रीमैरी, विधवाएं अब पुनर्विवाह, फिर से विवाह कर सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई विधवा हो गई तो पुनर्विवाह नहीं कर सकती। देखिए एक वाकया बताता हूँ। पुराने काल में इंडिया में चाइल्ड मैरिज का ऑप्शन बहुत चलता था, एक ट्रेडिशन था। छोटे छोटे बच्चे 2-2, 3-3 साल के, 4-5 साल के, उनकी शादियां हो जाती थी। 18 साल तक बच्ची अपने घर में रहेगी मम्मी पापा के साथ। 18 साल के बाद में या 14 साल किसी भी एज में शी विल बी टेकन टू हर हस्बैंड्स होम। इस बीच सिंस वी हैड नो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नो सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नो मेडिकल स्ट्रक्चर, इस बीच अगर ड्यू टू सर्टन इलनेस और डिजीज़ हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उस छोटी सी बच्ची को, मतलब अब 10 साल की भी नहीं है, उसको विधवा का लिबास पहनना पड़ता था, उसको अपना पूरा जीवन एक विडो के समान जीना पड़ता था। शी वॉज डिनाइड एंट्री इन एनी फेस्टिविटीज़, शी वॉज डिनाइड एंट्री इन एनी होली प्लेसेस। उसको इनफैक्ट एक विधवा के समान अपशगुन मान के, किसी अच्छी जगह पे, किसी मंगल कार्य में उसकी प्रेजेंस को अपशगुन माना जाता था। बताइए 10 साल की एक बच्ची की क्या इसमें गलती होती थी? एंड देन जब वो बड़ी होती थी, सो शी वॉज बैंड फ्रॉम द सोसाइटी, कॉलिंग हर अ विडो व्हेन शी वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 4 or 5। दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस चीज़ को समझा एंड ही प्रोपोगेटेड विडो रीमैरिज। उनके सजेशंस को ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल वेल सूटेड थी। एंड एक लॉ पास हुआ था 1856 में, जिसमें विडोज को रीमैरिज करने का, विडो रीमैरिज एक्ट जो आया था, दैट वाज इन 1856, प्लीज रिमेंबर। जो इस एक्ट के खिलाफ थे और जो अभी भी विडो रीमैरिज की प्रथा को नहीं मानते थे, उन लोगों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को अपोज करा और इनफैक्ट उनको बॉयकॉट भी करा था, मतलब समाज में उनको एक्सेप्ट करने से मना भी कर दिया था। अब बात करते हैं सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 1850 के बाद क्या हुआ। 1850 के बाद में ये जो मूवमेंट था ना विडो रीमैरिज का, ये इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी फैलने लगा। तेलुगु स्पीकिंग एरियाज, अगर हम बात करें मद्रास प्रेसिडेंसी की, तो वीरासलिंगम पंतुलु, अगर हम बात करें वीरासलिंगम पंतुलु, इन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म करा था विडो रीमैरिज का। और इसी सेम टाइम पे बॉम्बे में कुछ यंग इंटेलेक्चुअल्स और रिफॉर्मर्स मिल के आए थे और उन्होंने एक ग्रुप फॉर्म करा था। नॉर्थ में स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने फॉर्म करा था आर्य समाज, उन्होंने विडो रीमैरिज को बहुत अच्छे से, इनफैक्ट इंटरकास्ट मैरिजेस को भी आर्य समाज में काफ़ी प्रोपोगेट किया गया था।
लेकिन एक बात थी दोस्तों, ये जो नंबर था विडोज़ का जो मैरी कर सकती थी, वो फिर भी किसी ना किसी वजह से हमारी सोसाइटी में काफ़ी कम था. Widow remarriage was still not accepted in the society. Either it was the human mindset or it was the mindset of the, the girl not to get married to someone else and have a same husband. या तो फिर सोसाइटी में उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, और जो विडो रीमैरी कर भी लेती थी ना, उनको भी सोसाइटी में इस तरीके से कंजर्वेटिव ग्रुप्स जो होते हैं, जो कि समाज कहते हैं, समाज के ठेकेदार, वो लोग उन लोगों को एक्सेप्ट, उन महिलाओं को सोसाइटी में ठीक से एक्सेप्ट नहीं करते थे. दे स्टिल वर केप्ट अलूफ फ्रॉम द सोसाइटी. इन शॉर्ट दे वर लेफ्ट ऑन देयर ओन. सो ये मेंटालिटी बदलने में ऐसा नहीं था कि एक एक्ट पास हो गया और सिंपली उस दिन से लोगों की मेंटालिटी बदल गई. लोगों की मेंटालिटी बदलने में भी सदियां लग जाती है दोस्तों. तो वही चीज़ हमारे यहाँ भी हुई थी. Anyways, I hope now you get the crux of the topic. फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना. Thank you very much. Take care. Bye bye.